नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा पश्चिम बंगाल से है, जहां बंगाल में आज अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। चौथे चरण के लिए बीजेपी का आज हैवी वेट कैंपेन होने जा रहा है, जहां एक तरफ सिंगूर में अमित शाह रोड शो करेंगे तो वहीं जलपाईगुड़ी में सीएम योगी रैली को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंगूर में अमित शाह का रोड शो है तो जलपाईगुड़ी में सीएम योगी हुंकार भरेंगे। तो आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और इससे पहले अब बंगाल में अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने जा रहे हैं। तो चौथे दौर के लिए बीजेपी का आज हैवी वेट कैंपेन है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बंगाल के चुनावी रण में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं। सिंगूर में अमित शाह का रोड शो होगा तो वहीं जलपाईगुड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियां चौथे चरण के वोटरों को लुभाने के लिए पूरे जोर शोर से कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच नेताओं की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में मतदान के लिए लुभाया जाए। और वोटरों को लुभाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज अलग अलग जगहों पर 4 रोड शो करेंगे और सीएम योगी भी चौथे चरण के लिए बंगाल में हुंकार भरेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी 3 रैलियों को आज संबोधित करेगी। आपको बता दें कि चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और ये माना जा रहा है कि चौथे चरण के चुनाव में भी खूब सरगर्मी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए चौथा चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस फेज में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंगूर में आज अमित शाह का रोड शो है तो वहीं जलपाईगुड़ी में सीएम योगी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरण के लिए अब तक वोट डाले जा चुके हैं, तो अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है बंगाल में। बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतारा जाए। तो वहीं टीएमसी से अकेले ममता बनर्जी विपक्षी पार्टी के नेताओं से लोहा ले रही है। मोर्चा की ओर से कांग्रेस और वाम दल के कई नेता चुनावी मैदान में उतरकर लोगों को लुभाने में जुटे हुए हैं। और हमारे साथ बंगाल के चुनावी रण पर चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी नमस्कार जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि बंगाल में हिंदू मुसलमान पर राजनीति चरम पर है। कल ही हमने देखा था कि कूच बिहार में पीएम मोदी ने ममता के मुस्लिम कार्ड पर भी तंज कसा था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र है और जहां के मुसलमान काफी समझदार हैं और बात पे वहाँ की जो सेकुलरिज्म लोग हैं, जो छद्म राजनीति करते हैं, जो ओछी मानसिकता की राजनीति करते हैं, जो निचले स्तर के लोगों को ठगने का काम करते हैं, उसका काम वहाँ की टीएमसी की सरकार करती है। क्योंकि ये समय समय पर अपने आप को हिंदू कभी प्रूव करते हैं, कभी मुसलमान की हितैषी बताते हैं। अगर किसी राज्य में अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो मुसलमानों को है। इसलिए मुसलमान वोटरों को सबसे ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि ये जो नकली सेकुलरिज्म है उनको लुभाने की बातें तो करते हैं और समय आने के बाद उसको भूल जाते हैं। तो जहां तक मोदी जी ने अपनी बातों को रखा है, तो हमने शुरू से अपने एक ही एजेंडे को लेकर चला है और हमने हमेशा हिंदुत्व की बात की है और उसमें सबका साथ सबके विकास की विचारधारा को साथ में रखा है, सबसे ऊंची पायदान पे रखा है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र यादव, सबसे पहले आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी, ये बंगाल चुनाव में सभी पार्टियां मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक का आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है बंगाल चुनाव में? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिमों का वोट हो या कोई भी, देखिए हर जिनका आबादी उनकी काफी है, महत्व तो है ही। हर समुदाय का, हर तबके का महत्व है, तो मुसलमानों का भी महत्व है। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे थे, उनकी बात पर मैं जरूर थोड़ा टिप्पणी करना चाहूंगा। ठीक है कि वो दूसरे जो विपक्षी नेता हैं, जो विपक्षी दल है, उनकी हद में धर्मनिरपेक्षता वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, उनको कहना भी चाहिए, कहने का हक है। सवाल यह उठता है
कि अगर वो धर्मनिरपेक्ष हैं तो असली धर्मनिरपेक्ष कौन है? जो अखरा खान की जो मॉबलिटी करते हैं, पहलू खान की मॉबलिटी करते हैं, परवेज की जो मॉबलिटी करते हैं, वो क्या रियल सेकुलर ये लोग हैं? असली धर्मनिरपेक्ष ये लोग हैं? इस तरह का होना चाहिए। जब किसी भी भाषण में कहीं जा रहे दंगाई तो कपड़ों से भाषण लिए जाते हैं, तो मतलब किस तरह की धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं ये लोग जी? ये एक बड़ा सवाल है। बाकी मुसलमानों को लेके एक जो 2014 के बाद से ही पूरे देश भर में एक उनके मन में असुरक्षा जो आई है, तो वो कोई निराधार तो है नहीं, तमाम ऐसे मामले हुए हैं। तो सबके कारण से पश्चिम बंगाल में जो है उनका पूरा रुख जैसे बाकी देश में है वहां पर भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने के पक्ष में है। और अगर भाजपा सोच रही है कि मतों का विभाजन हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। वो जहां पर जो ज्यादा ताकतवर उम्मीदवार है, चाहे टीएमसी का होगा या कहीं लेफ्ट या कांग्रेस का होगा, तो उसकी तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है। राहुल आनंद जी, बंगाल चुनाव को लेकर दीदी लगातार कॉम्युनल बातें कर रही है। एक तरफ तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ती है, तो भाई एक तरफ वो चंडी पाठ करती है। तो आखिर बंगाल के चुनाव में धर्म का क्या काम है? क्या दीदी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है? देखिए नुपुर जी, सबसे बड़ी बात है जो आपके साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, जो मुझे ये बात कह रहे थे कि समय समय पर सेकुलरिज्म की परिभाषा देने का काम कर रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि जो जिन्होंने जनाधार की जो बात की, जो टीएमसी और लेफ्ट के पक्ष में इन्होंने तो बातें रख दी, क्योंकि ये वो मानसिकता के नजर आ रहे हैं मुझे। और इन्होंने एक बात नहीं कही कि ये वही बंगाल है जहां 3 से 18 सांसद हो गए, तो वहां वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो वो हमारे फेवर में था। और रही बात जो आपने जो सवाल किया है कि जब समय पे अपने आप को धर्म के बारे में बताने के लिए, तो ये ममता दीदी ये काम कर रही हैं। आप देख लीजिए ओवैसी को, ओवैसी उसी सीट पे आके लड़ रहे हैं जहां मुसलमानों की संख्या है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, हम मुसलमानों के साथ हैं और उन्होंने दिया है, तभी हम उतने मजबूती के साथ आज लोकसभा में उपस्थित हैं। लेकिन हम ये दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। हम ये नहीं बताते कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। ये हमारी विचारधारा है और ये यही बात है जो बात पे अगर देश के अंदर नक्सली हमले होते हैं तो ऐसे वरिष्ठ पत्रकार लोग दुखी हो जाते हैं, वो सरकार के ऊपर कटाक्ष करने लगते हैं। इनसे ही डर है हमें सबसे ज्यादा। और आपने देखा होगा, आपने अभी ताजा संक्रमण देखा है जहां हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं, आपने इसमें देखा होगा। और क्यों सरकार एक्शन लेने पर डर रही है ये भी आपको पता है कि जो नक्सलिज्म सेकुलरिज्म की जो बातें करते हैं, जो डिजाइनर पत्रकार होते हैं, वो लोग यही हैं जिन्हें तकलीफ होता है मानवाधिकार आयोग का संज्ञान लेकर देश की रक्षा में सेंध मारते हैं। तो जनता जवाब देगी। अगर ममता दीदी ने बहुत अच्छा कार्य किया ही है तो फिर ममता दीदी को डर की क्या बात है? उन्हें अपनी राहुल जी, ममता दीदी तो पीएम बनने तक के सपने देख रही है। वो कह रही है कि मैं एक पैर से अभी बंगाल जीतूंगी और भविष्य में दोनों पैरों से दिल्ली जीतूंगी। देखिए होना चाहिए, लोकतंत्र है, सपना देखना सबको देखना चाहिए। सपना देखने पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो सही बात है उसको कहते हुए सपना देखना चाहिए। और रही बात ममता, आपने एक अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि ममता दीदी अकेले लड़ रही है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ममता दीदी अकेले कहां लड़ रही हैं। ममता दीदी के साथ तो तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, साथ में बिहार से हमेशा आते हैं वहां प्रचार करने के लिए। अब तो उनका साथ देने के लिए जया बच्चन जी भी आ गई हैं। और उन्होंने जो अपने लेटर लिखे थे जिसमें सारे विपक्ष के लोगों को एक जगह एकत्र होने के लिए कहा था, तो उनकी बातों को कोई मान नहीं रहा है, कोई उनके नेतृत्व में कोई उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहता है। यही समस्या है, यही समस्या है। चलिए महेंद्र यादव के पास चलते हैं। महेंद्र जी, बंगाल चुनाव के तीनों चरणों में हमने देखा कि अलग अलग जगहों से हिंसा की खबर सामने आई, राजनीतिक बवाल की खबरें सामने आई, लेकिन आखिरकार इस हिंसा के पीछे मुख्य कारण क्या है? हिंसा के कारण तो मुख्य रूप से यही है कि एक राजनीतिक दल है जिसके पास केंद्र में सत्ता है, इसके पास में सारी कानूनी संस्थाएं जो है, लॉ एनफोर्समेंट वाली जो एजेंसियां है उनका है, तो उसका दुरुपयोग करके सरकार जो है ये उन राज्यों में जहां पर वो सत्ता में नहीं है या जहां पर सत्ता में पहुंच सकती है वहां पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर स्थिति सही नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है। इनके प्रयास इस तरीके के हमेशा ये रहते आए हैं।
तो आप देखिए, मतलब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरल में, तीनों राज्य में एक चरण में चुनाव हो जाता है। लेकिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का दावा कर रही है, वहाँ पर देखिए 8 चरणों में मतदान होता जा रहा है, खींचते जा रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग पर काउंटिंग की बात आती है और जब बात होती है कि वीवीपैट की पर्चियों की भी मिलान किया जाए, तो कहते हैं से चुनाव रिजल्ट आने में देर हो जाएगी। तो एक महीने का चुनाव प्रचार चल रहा 1 महीने से भी ज्यादा तक, और बाद में पर्ची वाला वो हिसाब हो जाता है। और ये पहले हिंसा की बात है जो पश्चिम बंगाल में, केरल में भी तमाम जगह हुआ है कि इनके आरएसएस के लोगों के घरों में ही बम फटे हैं, विस्फोट हुए हैं, तमाम इनके लोग भी लगातार पकड़े गए हैं। तो विपक्ष वहाँ का जो विपक्ष के रूप में उभरने की कोशिश जो कर रही है वहाँ पर भाजपा, उसकी बेताबी जो है वो वहाँ के लिए, हिंसा के लिए जिम्मेदार है। बंगाल में टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मशीन मिली थी, तो ऐसे में वोटरों का कहीं ना कहीं ईवीएम से भी भरोसा उठ जाता है, क्योंकि जो वोटर होते हैं वो काफी उत्सुकता के साथ वोट डालने जाते हैं। बीजेपी नेता की कार से बरामद हुई? नहीं, बीजेपी नेता की कार से असम में मिली थी। बंगाल में टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मिली थी, जिस पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया था। सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है इस मामले में। बिल्कुल, ये दोनों ही मामले फिर है तो बहुत ज्यादा गंभीर है। और जो हम तमाम लोग उस जो ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठाते रहे, उस बात की पुष्टि इससे होती है। ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है, लेकिन अब ये सरकार है, तानाशाही है, तो अपना उस तरीके से चला जा रही है। अगर भाई ईवीएम को हटाने से या ईवीएम के साथ में पर्ची की भी काफी मिलान हो जाए तो उसमें किस बात की आपत्ति है भाई? लेकिन नहीं। और जब नेताओं के पास से घर से ईवीएम मिलती है, और जब वैसे बात का चुनाव से बात की जाती है कि इनको टेम्परिंग के लिए या प्री प्रोग्रामिंग वाला उसको डेमो के लिए, तो कहते हैं कि मशीन दूर रखिए, बिना छुए घर के दिखाइए। अरे जिस टीएमसी के नेता के घर से ईवीएम मिली है या जिस बीजेपी नेता की कार से मिली है, क्या उसने मशीन को छुआ नहीं होगा? लेकिन जब ईवीएम को उसने की बात करें तो चुनाव अभी दूर रखी है, उसको बिना छुए ही उसको हैक करके या उसमें जो भी गड़बड़ी पैदा करनी है वो बिना छुए करके दिखाइए। तो ईवीएम का मामला तो बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसमें चिंता की बात सिर्फ ये है कि बाकी दल भी सिर्फ ईवीएम के विरोध का नाटक करते हैं। बाकी चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां एक्चुअली ईवीएम के पक्ष में है, इसीलिए ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सारे दल ईवीएम के पक्ष के खिलाफ होते तो ईवीएम का इस्तेमाल बंद निश्चित करना ही पड़ता, और नहीं करते तो फिर उन चुनावों की कोई विश्वसनीयता रह नहीं जाती। जी राहुल जी, बंगाल में ममता को सभी प्यार से दीदी बुलाते हैं, लेकिन पीएम जब उन्हें दीदी बोलते हैं तो ममता और टीएमसी दोनों को चिढ़ मचती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी, जब भारतीय जनता पार्टी के पीएम अगर जब दीदी बोलते हैं तो दीदी को ये समझ में आता है कि वो जय श्री राम बोल रहे हैं, और उनके टीएमसी के लोगों को इसीलिए वो लोग चिढ़ जाते हैं। उन्होंने इस चीज को प्रूफ भी किया है समय समय पर। और तुम करो तो देगा, हम करे तो करेक्टर देगा वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा राजनीतिक रंजिश का अखाड़ा रहा है। और जो हमारे माननीय बड़े भाई यादव जी जो बैठे हैं हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जो लोकतंत्र के सबसे अस्तंभ के एक अगर वो इस प्रकार की बातों को रखते हैं कि ईवीएम से भरोसा उठ चुका है, कांग्रेस और अन्य पार्टियां कमजोर हैं, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर हम मजबूत होते हैं तो हम राजस्थान में भी होते हैं, हम महाराष्ट्र में भी होते हैं, हम पांडिचेरी, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी होंगे। ये कहना गलत है, इसको क्लियर होना चाहिए। ये कहना गलत है कि आप ईवीएम से किसी को नहीं कर सकते हैं। सर्वे दिखाने की बात अलग है, अगर कहीं कोई त्रुटि होती है सिस्टम में खास करके तो उसको फाइंड आउट करके उसको पनिश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ नहीं होगा तो फिर विश्वसनीयता जनता की कैसी आएगी। लेकिन ये कह देना कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके सरकार बना ली जा रही है, तो ये कहना गलत होगा। ये कहना गलत होगा तो साउथ में सबसे ज्यादा सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में बीजेपी का ही परचम लहरा जाना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ है। ये कहना गलत है। और दीदी ने तो
शुरू से इस बात को प्रूफ किया है। राहुल जी कई बार बड़ा गेम जीतने के लिए छोटे गेम हारने ही पड़ते हैं। उनको लगता है कि वो हमें जय श्री राम ही कह के पुकार रहे हैं, इसलिए दीदी ज्यादा चिढ़ रही है। उनके लोग चिढ़ते हैं। और किसी भी पत्रकारिता में निष्पक्ष पत्रकारिता करने का गट्स होना चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में लोगों का भरोसा आएगा। डिजाइनर पत्रकार की तरह बातों को डिजाइन करके जनता के बीच में लाना और कहने से पत्रकारों पे विश्वसनीयता चली जाती है। जी महेंद्र यादव जी, जो पश्चिम बंगाल में बाकी के चरण में चुनाव होने वाले हैं, उसमें मटुआ समुदाय काफी अहम उसका रोल रहने वाला है। बिल्कुल, और इसलिए तो प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में जाते हैं उन्हीं के तर्कों के लिए। तो अहमियत तो रहेगी, वो तो है। अब जिस तबके की आबादी ज्यादा है और जो संगठक है उनका चुनाव में तो इम्पोर्टेंस रहेगी ही। तो लेकिन मुझे लगता है कि बाकी ठीक है, चुनावी अपने दावे अपनी जगह पर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है और समुदाय बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर लेगी। तब भी अधिक से अधिक 80 या 90 तक सीट पहुंच पाएगी। हाँ, बाद में चुनाव के बाद में विधायकों की खरीद फरीद में जो उन्होंने नई महारत हासिल की है उसके जरिए जरूर सरकार बन सकती है इनकी। तो असली सवाल तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि बात केवल ईवीएम की नहीं है कि मतलब वोट कहीं भी डालिए जाता बीजेपी के खाते में है। असली बात तो ये भी हो रही कि विधायक कोई भी जीकर बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने लगा है। तो असली समस्या तो वो है। और जहाँ तक ईवीएम की बात की है तो देखिए, कोई कई बार बड़े गेम जीतने के लिए और उस पर थोड़ा बहुत तो लोगों को हल्का फुल्का यकीन बना रहे या अपना बचाव के लिए तर्क मौजूद रहे, इसके लिए कभी कभी छोटे छोटे राज्य हारे भी जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश कुछ समय के लिए हारे या राजस्थान हारे या छत्तीसगढ़ हारे। तो कई बार ये बहुत चालाकी से ही काम किया जाता है कि हाँ कभी कभी अपने को हार में भी दिखा दिया जाता है। जैसे पंजाब में हार गए तो कहने की देखिए अब तो ईवीएम वाली बात नहीं है। देखिए वरना अगर ईवीएम में ऐसी करनी होती तो हमें तो हर जगह जीतना चाहिए था। अगर हर जगह इस तरीके से जिन राज्यों में भाजपा है भी नहीं उनमें भी अगर पूरा बहुमत ले महेंद्र जी तब तो फिर क्रांति हो जाएगी, फिर तो बगावत हो जाएगी। महेंद्र जी, कल जिन 3 जिलों में बंगाल में वोट डाले गए थे उन्हें टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए वहां कड़ी टक्कर रहने वाली है। नहीं, वहाँ पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है और तो वहाँ पर जो चुनौती है वो भी टीएमसी के लिए ही है। टीएमसी का गढ़ है और टीएमसी को ही चुनौती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो उस स्थिति में है नहीं जितना मीडिया के जरिए या अपने भारी प्रचार तंत्र और धन संसाधन और साधनों के जरिए भाजपा प्रचारित कर रही है पश्चिम बंगाल में, उतनी मजबूत है नहीं। चुनौती देने की कोशिश कर रही है और चुनौती ममता बनर्जी के लिए है। अब उनको ममता बनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने वोट को कितना इंटैक्ट रख पाती हैं, कितना उनको अपने मतदाताओं को संभाल कर रख पाती हैं। और उनको चौथी को देने की कोई स्थिति में अगर है भी तो वो लेफ्ट का और कांग्रेस का गठबंधन है वो चुनौती दे रहा है। ये जरूर उनकी ममता बनर्जी के लिए चुनौती की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए चुनाव के बाद जब ये विधानसभा लोकसभा चुनाव में था जब सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था तब वो 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उसके पहले जब विधानसभा चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में फिर परफॉर्मेंस उसका बहुत ही कमजोर था। तो विधानसभा चुनाव में हो रहे हैं और उसमें जब स्थानीय मुद्दे भी और स्थानीयता और बंगला संस्कृति वो सारे मुद्दे जब उठने लगे हैं तो उसमें टीएमसी को चुनौती मिलती भी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलती नहीं दिख रही है, बल्कि इसका निगेटिव असर भी हो रहा है। अब ये भले इस बात को कह रहे हैं कि कहने में लगता है कि भाई जीवी कहा तो क्या बोला है। बात जीवी कहने की नहीं है, बात किस लहजे में कही है, किस लहजे में जो मतलब आप देखिए कि कॉलेज में भी जो कई बार जो आवारा लड़के बैठे होते हैं लड़कियों का चलिए महेंद्र यादव जी, मेरे पास समय की कमी है, इस तरीके से बात करें। राहुल जी, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि बीजेपी पर बंगाल में ध्रुवीकरण करने का आरोप लगता रहता है, तो बीजेपी इस इमेज को कैसे दूर करेगी बंगाल में?
देखिए, बीजेपी के ऊपर हर वक्त इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। कभी सांप्रदायिकता के आरोप लगते हैं, कभी ध्रुवीकरण के आरोप लगते हैं। लेकिन जो हमने किया है वो हमने पूरे वहां के आवाम के बारे में सोचा है, इसलिए आज इस प्रकार के आरोप हम पे लगते हैं। आपने देखा होगा कि जहां भी हमने जीत दर्ज की है, क्या वहां किसी एक वर्ग के लोगों को प्रोत्साहन दिया गया है? क्या किसी एक वर्ग के लोगों को बढ़ाया गया है? नहीं, सारे लोगों को बढ़ाया गया है। जब उज्ज्वला योजना दी गई थी तो क्या हिंदू मुसलमान देख कर दिया गया था? बिल्कुल नहीं, वो सारे लोगों को दिया गया था, क्योंकि इस देश की संसाधन पे सबका हक है और जो भी इस देश का नागरिक है वो इस देश के लिए समर्पित है। इसलिए विचारें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इस प्रकार के आरोप को मैं खंडन करता हूँ। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बंगाल में 3 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं, अभी भी 5 चरणों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। अब क्या होगा वो तो 2 मई को ही पता चलेगा। इसी बीच आज बंगाल में अमित शाह और सीएम योगी हुंकार भरने जा रहे हैं। चौथे दौर के लिए बीजेपी का हैवी वेट कैंपेन शुरू हो चुका है। चलिए, आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।